अभी आ रहा, अभी दिख रहा है जो लोग यहाँ आए भाई। इसको सही करो कैमरे में, इधर करो इसको। एडुकेटर फैन क्लब करें। वीआर मोड स्टार्ट हो गया है। वीआर मोड क्या होता है? आप तो चालू करो उसको, क्लास को बंद करो। आप तो चालू। अरे तो यार इसको तो चालू करो ना आप कैमरे में, इसको तो चालू करो। वही क्लास पे पढ़ बैठे हैं, या मैसेज छोड़ दो बच्चों को मोबाइल से, ऐसा कर दो। बच्चे नहीं आएंगे, मैं चालू कहाँ करूँगा? ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। चलो आप सब पधार गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी दिख रहा है सभी को? ठीक है, आ गए आप सभी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। उपसरपंच साहब भी आ गए। चलिए, तो कल की क्लास में बातें नहीं करूंगा आपसे, 15 मिनट खराब हो गए। पता नहीं, जब भी कुछ अच्छा करना चाहता हूं या कुछ बहुत बढ़िया से करना चाहता हूं कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, उसी में नज़र लग जाती है। चलिए, आप सभी को दिख रहा हूं मैं अभी, जीवन धन्य हो गया आप सभी को देख करके। बातें नहीं करेंगे, अब आप सभी क्लास में जुड़ेंगे, सभी को दिख रहा होगा और ये सब अक्षर भी आपको बहुत बढ़िया से दिख रहे होंगे। पिछली क्लास में जो भी हमने चर्चा करी है वो सब शिक्षण विधियों की भूमिका की चर्चा थी, और मैं आपको बोल के गया था कि कल की क्लास में हम, यानी आज की क्लास में चर्चा करेंगे संस्कृत शिक्षण के इतिहास में कौन कौन सी शिक्षण विधियां प्रयुक्त होती हैं। संस्कृत आज की भाषा नहीं, अब बातें नहीं करेंगे, सभी आप यहाँ आ गए हैं, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी नाम वाम सब बाद में बात करेंगे, जब 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे। तो सर, हमारे यहाँ पर हम जितनी भी विधियों की चर्चा करेंगे, संस्कृत चूंकि बहुत प्राचीन भाषा है, इसलिए उस जमाने में जब ऋग्वेदिक काल के साथ में शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ होगा, उस समय भी संस्कृत पढ़ाई जाती थी, इसलिए संस्कृत शिक्षण विधि को प्राचीन रूप में भी हम देखेंगे। आज वर्तमान शिक्षण शास्त्र में भी संस्कृत हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसलिए नवीन शिक्षण विधि भी। और साथ में सर, जब शिक्षण विधियों में कोई नवीन तकनीकी का प्रवेश हो जाता है, प्रौद्योगिकी या विज्ञान घुस जाता है, तो नवीन तकनीकी के आधार पर भी जब शिक्षण कार्य हम करते हैं तो वो आपका नवीन आचार, नवीनतम उपागम, नवीनतम या आधुनिकतम विधि के नाम से जाना जाता है। तो संस्कृत शिक्षण की विधियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। परंपरागत विधि यानी बहुत प्राचीन विधियां, मौलिक विधियां, एक होती है आधुनिक नवीन या अभिनव विधियां, और एक होता है जब शिक्षण शास्त्र में कोई तकनीकी या आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर के जब कोई शिक्षण कार्य करवाया जाए, कोई नवीन उपागम या नवीनतम उपागम का प्रयोग किया जाए, तो वो नवीनतम उपागम है। अब इनमें से यहां से सर आपका एक प्रश्न जरूर बनता है, थोड़ा बारीक है लेकिन देखने का, समझने का प्रयास करना। मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पढ़ा नहीं रहा मैं। हमारी जितनी भी शिक्षण विधियां उसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, और यहां से परीक्षा का पहला सवाल ये बनता है कि निम्न में से कौन सी प्राचीन विधि है, कौन सी नवीन विधि है और कौन सी नवीनतम विधि है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप यूं समझना कि संस्कृत शिक्षण की विधियों को हम 3 भागों में बांट के सीख रहे हैं। कुछ परंपरागत मौलिक और प्राचीन विधियां हैं, कुछ नवीन आधुनिक अभिनव विधियां हैं, कुछ नवीनतम आधुनिकतम या नवीन उपागम या नवीन आचार है। बात करें सर प्राचीन या परंपरागत विधियों में, तो परीक्षा का सवाल आ जाने पर आप 2 ही विधियों को प्राचीन मानेंगे। उन दोनों विधियों का नाम क्रमशः एक पाठशाला परंपरा और एक आपकी नीचे लिखी है भंडारकर या व्याकरण अनुवाद विधि। दोनों में से भी ज्यादा प्राचीन कौन है? तो याद रखना, ये भी परीक्षा का आपका सवाल है हमेशा। सर एक सवाल आपका पाठशाला परंपरा का फिक्स है। पाठशाला परंपरा से तात्पर्य है कि ये दुनिया में जब भी संस्कृत का शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ होगा, उस जमाने में ये शिक्षण कार्य यहीं से प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसको मौलिक विधि के नाम से भी जानते हैं। पाठशाला परंपरा भारतीय परंपरा है, जबकि व्याकरण अनुवाद या भंडारकर जो विधि है वो आपकी पाश्चात्य परंपरा है, क्योंकि वो हमने अंग्रेजी शिक्षण के सहारे लिया है, जबकि प्योर हिंदुस्तानी है। हमारे देश में गुरुकुल परंपरा से इसका जन्म हुआ है। तो याद रखना सर, 2 ही प्राचीन या प्राचीनतम विधियां हैं, एक का नाम पाठशाला और दूसरी का नाम क्या है आपका व्याकरण अनुवाद विधि। अब चूंकि पाठशाला तो क्या है, एक परंपरा है, एक सिस्टम है। जैसे आजकल की पढ़ाने के सिस्टम का नाम क्या है, स्कूल एजुकेशन। तो जैसे आज विद्यालय परंपरा है पढ़ाने की,
एक विधा है, एक तरीका है, एक सिस्टम है, वैसा ये भी सिस्टम है। लेकिन स्कूल सिस्टम से हम पढ़ाते नहीं हैं, स्कूल सिस्टम में पढ़ाते हैं। स्कूल सिस्टम में तो हम अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, कभी हम प्रत्यक्ष का सहारा लेते हैं, कभी पाठ्य पुस्तक का सहारा लेते हैं। वैसे ही पाठशाला परंपरा भी एक परंपरा है, एक सिस्टम है। अब उस सिस्टम में कौन कौन सी विधियों के द्वारा एक शिक्षक अपने छात्रों को अधिगम या ज्ञान के लिए कौन कौन सी विधियों का सहारा लेता था, तो ये सारी विधियां हैं, ये है विधियां। उसमें आती हैं सर कुछ मौखिक विधियां, सूत्र विधि, पारायण विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, भाषण विधि, कथा कथन विधि, कक्षा नायक यानी मॉनिटर विधि, और एक आपका है जो आता है लास्ट में व्याकरण के कार्यों को भी अलग से करवाने की विधि, इसका नाम है व्याकरण विधि। तो पाठशाला परंपरा है, और इस पाठशाला परंपरा के अंतर्गत बहुत सारी चीजें इसमें करवाई जाती थी। लास्ट में मैंने लिखा है व्याकरण अनुवाद विधि, है ना। इसको जो नहीं करूंगा सुन लो, फिर मैं बता दूंगा। अब सर व्याकरण अनुवाद विधि और पाठशाला के अलावा जो विधियां काम में आती है, जो नवीन विधियों के रूप में काम आती हैं, उसमें आती है आपकी एक पाठ्य पुस्तक विधि, एक आती है प्रत्यक्ष विधि, एक आती है हर्बट की पंचपदी विधि, एक आती है मूल्यांकन विधि, विश्लेषण विधि, संरचनात्मक और समवाय विधि। यहां ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, पढ़ने का काम हम आगे करेंगे। एक सर आपका प्राचीन और नवीन के अलावा जो भी आता है वो नवीनतम उपागम कहलाता है, यानी विज्ञान के सहारे आजकल शिक्षण कार्य में बहुत सारी चीजें नई नई विकसित हो गई हैं। जैसे आप माइक्रो टीचिंग पढ़ते हैं, सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण आपका समूह शिक्षण होता है, समस्या समाधान, आगमन उपागम, प्रायोजना विधि, कंप्यूटर आधारित शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, पर्यवेक्षण अध्ययन विधि, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण और नेट प्रायोजित शिक्षण। तो ये डायग्राम मैंने आपको जो बताया है, यहाँ से एक प्रश्न आपका ये बनता है कि भैया कौन सी प्राचीन विधियां हैं। तो पाठशाला और व्याकरण अनुवाद विधि दो प्राचीन विधियां हैं, और इसके अंतर्गत जो भी आती है वो भी सब प्राचीन है। नवीन विधियों में आपकी ये आती हैं, और बाकी नवीनतम में आपका ये सब आता है। तो यहाँ मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो डायग्राम तो मैंने आपको सिर्फ समझ के लिए आपको बताया थोड़ा सा कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सब आपको दिखाई देता है यदि आप अच्छे से देखने का प्रयास करोगे तो, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं किसकी, परंपरागत विधियों की चर्चा हम करेंगे। परंपरागत शिक्षण विधि का मतलब मौलिक विधियां हैं। इनका नाम मौलिक इसलिए क्योंकि ओरिजिनल संस्कृत शिक्षण जब से प्रारंभ हुआ था तब आपका ये कार्यक्रम यहीं से स्टार्ट हुआ था। पहली विधि का नाम हम पाठशाला पढ़ रहे हैं। यहाँ बच्चे को हमेशा ज्ञान में रटवाया जाता था, हर चीज को रात करवाया जाता था, इसलिए इसका एक नाम पंडित पद्धति है। उसके अलावा ये सब गुरुकुल में कार्य होता था, जैसे आजकल विद्यालय में आप करते हैं वैसे ही आज पहले गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई होती थी। व्याकरण पद्धति इसलिए कहते हैं इसका नाम क्योंकि सबसे ज्यादा व्याकरण पर जोर दिया जाता था। भाषा का प्रवेश द्वार व्याकरण कहे जाने के कारण व्याकरण से ही पढ़ाई लिखाई स्टार्ट होती थी। प्राचीन पद्धति इसलिए है क्योंकि उस प्राचीन वैदिक काल से लेकर आज तक चली आ रही है, इसका विकास आज नहीं बल्कि उस जमाने में हुआ था। तो पाठशाला परंपरा के कुछ अन्य नाम पंडित परंपरा, गुरुकुल परंपरा, व्याकरण परंपरा या प्राचीन परंपरा भी है। कहते हैं पहला सवाल परीक्षा का ये भी आया हुआ सवाल है कि संस्कृत शिक्षण में सबसे प्राचीन आपकी विधि का नाम क्या है। तो सबसे प्राचीन विधि का नाम हो जाएगा सर पाठशाला परंपरा। ये सबसे प्राचीन विधि है, ये भी आपकी परीक्षा में आया हुआ सवाल है। दूसरा सवाल परीक्षा का था कि बताइए साहब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी हमारी सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल है। तो इसका उद्देश्य संस्कृत अध्यापन द्वारा ज्ञान अर्जन करना, यानी संस्कृत शिक्षण के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करना, और साथ में भारतीय संस्कृति के ज्ञान अर्जन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हुए भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना। तो दो बातें विशेष है सर, संस्कृत शिक्षण के द्वारा ज्ञान अर्जन करना और संस्कृत शिक्षण के माध्यम से संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन, प्रचार प्रसार करना। तो मेन जो आपका जोर होना चाहिए जब भी कभी परीक्षा में सवाल आ जाए कि अब बताइए भारतीय परंपरा में पाठशाला परंपरा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपका जवाब होना चाहिए भारतीय संस्कृति का परिरक्षण करना। और भी अवान्तर ऑप्शन आएंगे जैसे संस्कार का शिक्षण करना, चरित्र का शिक्षण करना, आदि आदि आदि। लेकिन मेन जो जोर दिया जाता है, इसी प्रश्न की एक बात और सुने जो परीक्षा में शायद आपके रेट में आया था कि भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने वाली बताइए संस्कृत शिक्षण में कौन सी परंपरा जानी जाती है। इसका जवाब भी हो जाएगा सर पाठशाला परंपरा। तो दोनों रूपों में ही आपका ये प्रश्न आया हुआ है, इसका ध्यान रखें। जो कमेंट्स करेंगे कि सर दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा लगा लो, सब दिखाई दे रहा है, मेरे पास मोबाइल पड़ा है, इसलिए कोई भी आपका कमेंट्स इस तरह का नहीं आना चाहिए।
दूसरा उद्देश्य देखो सर लिखा है, प्राचीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज हम सब नौकरी चाहते हैं, आज रीट भर्ती परीक्षा पास करनी है, लेकिन उस प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय नहीं था। उस समय मुख्य उद्देश्य था पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति। और पुरुषार्थ चतुष्टय का मतलब है 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो किसी बच्चे को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा देना ही उस प्राचीन शिक्षण परंपरा का मुख्य उद्देश्य होता था। इस शिक्षा प्रणाली की कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं? कहते हैं संस्कृत शास्त्रों का गंभीर अध्ययन करना, आदर्श पंडित का निर्माण करना, सबसे अच्छी बात है, ये भी परीक्षा में आता है, उच्चारण की शुद्धता का संपादन, क्योंकि पहले सारी पढ़ाई लिखाई मौखिक ही होती थी, सुनना और बोलने के अलावा और कोई काम होता नहीं था, तो बच्चों का उच्चारण बहुत बढ़िया होता था। शास्त्रार्थ का प्रशिक्षण दिया जाता था, सुनने बोलने का मौखिक अभ्यास करवाया जाता था, बालक को अपने मन से पढ़ने के प्रति प्रेरित किया जाता था, यानी स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पादन करवाया जाता था, अपने आप से अनुशासन में रहने का सिखाया जाता था, मौखिक चिंतन, तर्क शक्ति आदि गुणों का विकास, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर रटने पर बल दिया जाता था, स्मरण पर बल दिया जाता था। 2 कौशलों का ये आपकी परीक्षा का सवाल है, पूछेगा आपसे परीक्षा में कि बताइए पाठशाला परंपरा के द्वारा कौन से शिक्षण कौशलों का विकास सर्वाधिक होता है या विकास होता है? सर वहां पठन लेखन का स्थान ही नहीं था, केवल सुनना बोलना था, इसलिए 2 ही कौशलों का विकास अच्छा होता है। आपका जवाब हो जाएगा सर सुनना और बोलने वाले कौशल का अच्छा विकास होता है। दूसरा फिर परीक्षा का प्रश्न जो हमारी ग्रेड 2 में आया हुआ है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो सर पिता और पुत्र के समान माना गया है। तो परीक्षा का सवाल था कि पिता और पुत्र के समान कौन सी शिक्षण परंपरा का संबंध, या पिता पुत्र के समान गुरु शिष्य का संबंध कौन सी शिक्षण परंपरा की विशेषता है? आपका जवाब होना चाहिए सर पाठशाला परंपरा की विशेषता है। तो जो भी आपका प्रश्न है वो उस प्रकार के अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं बताना चाहता हूं ताकि सवाल आप गलत ना करें। एक और हमारी ग्रेड 2 का ही सवाल था सर कि बताइए पाठशाला परंपरा का शिक्षण कार्य कौन से संस्कार से प्रारंभ होता है? तो पहले विद्यारंभ संस्कार से पहले एक उपनयन संस्कार किया जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बच्चों का, यानी 3 ही वर्णों का संस्कार होता था, शूद्र का पहले उपनयन संस्कार नहीं होता था। इस प्रकार का प्रश्न यदि आपसे परीक्षा में करें तो आपका जवाब होना चाहिए कि उपनयन संस्कार से शिक्षण कार्य प्रारंभ होता था। उपनयन का मतलब होता है गुरु के समीप ले जाना। उपनयन को हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, गले में हम पढ़ते हैं, आप लोग ब्राह्मण के जो बच्चे हैं वो तो ज्यादा समझते हैं बात को। तो जनेऊ धारण करने से या उपनयन संस्कार से पहले पढ़ाई लिखाई प्रारंभ होती, ये आपकी परीक्षा का सवाल आ चुका है। ज्ञान को हृदयंगम करना यानी सीखना और भारतीय संस्कृति का परिरक्षण करना, संपोषण करना, यही लाइन मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि संस्कृत के ज्ञान को सीखना और भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करना, यही पहले मुख्य लक्ष्य हुआ करता था। आज की तरह पहले हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते थे, पहले जीवन निर्माण के लिए पढ़ते थे, अच्छे इंसान बनने के लिए पढ़ते थे, संस्कार चरित्र के लिए पढ़ते थे। आजकल चाहे आदमी कतई कर्म फूटा हो लेकिन भाई साहब नौकरी लग जाए बस बात खत्म। तो भारतीय संस्कृति का संरक्षण, संस्कृत साहित्य का अनुसंधान के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता था। नैतिक मूल्यों का विकास और शास्त्रार्थ प्रशिक्षण, अन्य जो गद्य पद्य कथा आदि विधाओं की इसमें उपेक्षा होती थी, यानी इनका स्थान नहीं होता था। हम केवल परीक्षा संबंधी ही बातों का करेंगे। एक ये भी अच्छी बात है कि साहब पहले की शिक्षा दीक्षा में चरित्र निर्माण पर और संस्कार निर्माण पर बहुत बल दिया जाता था। इसलिए एक प्रश्न आपका परीक्षा में ये भी आया हुआ है, बिल्कुल संस्कार 16 होते हैं भाई साहब। तो आपकी परीक्षा का एक सवाल ये भी आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी आपकी पाठशाला परंपरा की विशेषताएं नहीं है? तो सर जो है उनको समझ लेना है, बाकी जो गलत है वो मैं समझ जाएंगे इस प्रकार से। तो चरित्र का निर्माण करना, संस्कार की शिक्षा देना, रटने पर बल देना, स्मरण पर बल देना, गुरु शिष्य का पिता पुत्र के समान संबंध बताना, भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना और आत्म अनुशासन सिखाना। यहाँ कंठस्थीकरण और स्मरण शक्ति का बहुत महत्व था, क्योंकि पहले केवल सुनाया जाता था, सुनी हुई चीज को बार बार सुन करके याद किया जाता था, इसलिए बार बार स्मरण करने पर और कंठस्थ करने पर, रटने पर बहुत बल दिया जाता था। प्रशिक्षण स्थानांतरण इसकी एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि बच्चा सुन सुन के याद करता था और याद करने के बाद दूसरे को सुनाता था, केवल मौखिक ही संप्रेषण चलता था। आज की तरह आपके लिए जैसे नोट्स लिखते हो ना आप, वैसे पहले नोट्स नहीं लिखे जाते थे। अब देखिए साहब, पाठशाला तो एक सिस्टम है जिसमें गुरुजी होते थे, गुरुकुल होता था, बच्चे वहीं रहते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने का काम तो कुछ विधियों से किया जाता होगा। तो वे कौन कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से गुरुजी पढ़ने और पढ़ाने का काम करते थे? तो आइए हम चर्चा करते हैं पाठशाला परंपरा की कुछ विधियों की। इन विधियों से भी आपका एक प्रश्न हमेशा आता है, लास्ट में हम चर्चा करेंगे इसकी गुण और विशेषताओं के बारे में, यानी गुण और दोषों के बारे में। पाठशाला पद्धति में शिक्षण के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता था।
सबसे पहली विधि हम पढ़ते हैं जिसका नाम है मौखिक विधि। चलो साहब, सबसे पहली जो आपकी विधि है उसका नाम क्या है? मौखिक विधि है। बोर्ड चेंज कर लेता हूं एक बार। यानी पाठशाला परंपरा में गुरुजी अपने सभी शिष्यों को कौन सी तरीके से, कौन सी विधियों से पढ़ाने का काम करते थे? अरे पाठशाला तो गुरुकुल है, तो गुरुकुल में रहकर के बच्चे शिक्षा दीक्षा कैसे करते थे? आप सब इस बात को ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि प्राचीन शिक्षण पद्धति में, पाठशाला परंपरा में सारा का सारा जो काम आपका होता था वो मौखिक होता था। इसलिए सर सारा का सारा काम गुरुजी मौखिक यानी भाषण के माध्यम से बोल करके ही बच्चों को ज्ञान दिया करते थे। बच्चे सुनते थे और सुन सुन करके ज्ञान को अर्जित करते थे। इस प्रकार से ये जो विधि है पढ़ाने की, उस विधि का नाम है सर मौखिक विधि। यानी बोल करके पढ़ाना और सुन सुन के याद करना, इस विधि का नाम मौखिक विधि। यहां से कोई विशेष प्रश्न नहीं आता है। दूसरा है आपका सूत्र विधि या कंठस्थीकरण विधि। प्राचीन काल की शिक्षण व्यवस्था में गुरुकुल या पाठशाला में सारा का सारा ज्ञान सार रूप में, संक्षिप्त रूप में बच्चों को दिया जाता था। संक्षेप में कोई ज्ञान प्रदान करना सूत्र विधि कहलाती है। व्याकरण में तो सूत्र विधि है ही है, लेकिन सामान्य अन्य शिक्षण के अंतर्गत भी जब बहुत अधिक विस्तृत ज्ञान को सारांश रूप में, सार रूप में दिया जाए तो उसका नाम सूत्र विधि है। यानी गागर में सागर भरना। परीक्षा का सवाल था कि बताइए घटे समुद्र पूर्णम, गागर में सागर भरना, ये कौन सी विधि की विशेषता है? तो ये आपका प्रश्न है। यदि ऐसा परीक्षा में आपसे पूछ ले कि गागर में सागर भरना, घटे समुद्र पूर्णम, ये कौन सी शिक्षण विधि की विशेषता है? तो सर आपको याद करना है कि गागर में सागर भरना यानी कम शब्दों में बहुत अधिक विस्तृत बात समझा देना, ये सूत्र विधि का ही दूसरा नाम या दूसरी विशेषता है। संस्कृत व्याकरण में और दर्शन में इसका विशेष प्रयोग किया जाता था। एक विशेष बात ये रखना कि ये लिखा है प्राचीनतम विधि है, लेकिन याद रखना सर संस्कृत में सबसे प्राचीनतम विधि का जिसका गौरव प्राप्त है वो आपकी पारायण है। और पारायण के बाद में दूसरा जो नाम आता है वो कौन सी विधि का आता है? सूत्र विधि का। इसमें भी आप कई बार 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 मुझसे सवाल करते हैं, लेकिन ये आपके रीट एग्जाम में ही सवाल आ चुका है कि संस्कृत शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि, तो उसने पारायण को स्वीकार किया है। पारायण ऑप्शन में ना हो तो फिर आपका उत्तर सूत्र विधि हो जाएगा। तो सूत्र विधि के 2-3 प्रश्न क्या क्या है? पहला प्रश्न हो जाएगा कि बताइए गागर में सागर भरना कौन सी विधि की विशेषता है? सूत्र विधि की। दूसरी है कि बताइए दूसरी प्राचीन विधि कौन है? तो पहली तो पारायण है, दूसरी प्राचीनतम विधि आपकी सूत्र विधि है। तीसरी बात सुनिए ध्यान से, इस विधि के द्वारा शॉर्टकट में मैटर दिया जाता था, फिर बच्चों को रटने के लिए कहा जाता था। शॉर्टकट में इसलिए देते थे ताकि सार सार देंगे तो बच्चे रट लेंगे। इस विधि में सारा का सारा काम लघु रूप में प्रस्तुत किया जाता था और बच्चे को रटवाया जाता था, इसलिए इसमें कंठस्थीकरण पे बहुत बल दिया जाता था। इसलिए इस विधि का दूसरा नाम कंठस्थीकरण विधि है। ये रटंत प्रणाली है सर, जहां रटना आता हो, समझना नहीं होता हो, वो अपने आप में नीरस होता है, और जो नीरस होती हो या रटने पर बल देती हो वो विधि सर कभी भी मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकती। इसलिए ये विधि कैसी है? आपकी अमनोवैज्ञानिक है ना। लेकिन ये इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि पुस्तकस्तातु या विद्या पर हस्तगदम धनम कार्य काली समुत्पन्ने नैसा विद्या न तदनम, कि यदि समय आवश्यकता पड़ने पर वो विद्या हमारे किसी काम की नहीं, किताबों में पढ़ी विद्या, और आवश्यकता पड़ने पर दूसरे के हाथ में गया हुआ अपना ही धन यदि आवश्यकता पड़ने पर हमारे पास है ही नहीं। आपकी किताबों में सारा कुछ लिखा है लेकिन परीक्षा हॉल में आपकी हेल्प के लिए वो ज्ञान आपके पास है ही नहीं। और इसी प्रकार आपको बहुत सारा धन आपके पास, आपने किसी को दे रखा है, आवश्यकता पड़ने पर वो धन आपके पास नहीं है, तो ऐसी विद्या और ऐसे धन का कोई काम नहीं। तो ये विधि ये मानती है कि जो याद कर लेंगे, रट लेंगे, हमारे पास रहेगा, वही हमारे काम का है। तो भाई साहब इस प्रकार से सारा कुछ मैटर शॉर्टकट में दिया जाता था, इसलिए विधि का नाम हो जाएगा सूत्र विधि। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इसी सूत्र विधि के अंतर्गत बच्चों को जो मैटर दिया जाता था उस मैटर को बच्चों को याद करवाया जाता था, और याद करवाने के लिए आगे पढ़ेंगे हम संज्ञा परिभाषा आदि बातें, और याद करवाने के लिए सर बार बार उसका उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता था। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, इस प्रकार से। जब बार बार इस प्रकार से बच्चा दोहराता था तो कहते हैं कि किसी भी मंत्र का, श्लोक का, आदि का बार बार अभ्यास करना, सास्वर यानी बोल करके पाठ करना क्या कहलाता है? पारायण कहलाता है। तो किसी भी चीज को सूत्र रूप में समझाने के बाद बच्चों को याद करवाने के लिए, किसी भी वैदिक मंत्र का कंठस्थीकरण करने के लिए, सूत्र का या पाठ का कंठस्थीकरण करने के लिए याद रखना, ये सास्वर होता है। सास्वर का मतलब होता है आवाज के साथ में होता है। तो आवाज के साथ में जैसे आप रटने के लिए बार बार राम रामो रामा करके पढ़ते हो ना, तो उस सास्वर पाठ को ही क्या कहते हैं?
पारायण कहते हैं। सर यहां से भी परीक्षा में प्रश्न आया था कि मंत्र का, श्लोक का या शब्द को याद करने के लिए बार बार किया जाने वाला स्वर यानी आवाज के साथ जो पाठ किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो परीक्षा का सवाल है, उसको पारायण कहते हैं। दूसरा प्रश्न था सर, पारायण करने वाला जो नियमानुसार पारायण करता है, यह भी परीक्षा का सवाल है, उसको हम क्या कहते हैं? पारायणिक कहते हैं। और ये प्राचीनतम विधि है। पारायण विधि सभी विधियों में सबसे प्राचीन है, क्योंकि जब सूत्र रूप में पढ़ाने का काम नहीं हुआ था तब भी शब्दों को याद करने के लिए बार बार दोहराया जाता रहा होगा। फिर पारायण के बाद में दूसरी प्राचीन विधि कौन आती है? आपकी सूत्र विधि आती है। सर पारायण के लिए आगे लिखा है कि मंत्र श्लोक पाठ का जब सस्वर पाठ किए जाते हैं तब इसको हम पारायण कहते हैं। पतंजलि और पाणिनि आदि के समय में भी आपकी ये विधि प्रचलित थी। अब एक विशेष बात सुनना ध्यान से, जब पारायण करवाया जाएगा तो बार बार पाठ करवाया जाएगा, और बच्चा पाठ करेगा तो सर कहीं ना कहीं अशुद्धियां भी करेगा। अब पहले लेखा जोखा होता नहीं था कि भाई राम कुमार तुमने कितनी गलती कर दी, फनी बोई ने कितनी गलती कर दी, इस प्रकार की बातें वहां नहीं होती थी। तो गुरुजी को कैसे पता चलेगा कि भाई तुमने कितनी गलती कर दी, अब तेरा संशोधन कैसे करवाएं? तो गुरुजी उन बच्चों का नाम ही उस गलती के आधार पर ही रख देता था। ये भी परीक्षा का सवाल है, बहुत आता है कि पारायण करने पर जो होने वाली अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों के आधार पर पारायण करने वाले पारायणी के कुछ नाम होते थे। जैसे आपसे सर एक बार गलती हुई है, आपका नाम हो जाएगा एकानेक। मान लीजिए राम कुमार के नाम के लड़के से 2 बार गलतियां हो गई तो सर उसका नाम हो जाएगा द्वेनयिक। और मान लीजिए सर रणथंभौर के बाघ से 3 गलतियां हो गई तो वो कहलाएगा त्रेनयिक, कोई चतुर्नयिक, पंचनयिक। दूसरे दिन गुरुजी आते हैं, कहेंगे भाई तुम कौन हो? राम कुमार कहेगा सर मैं द्वेनयिक हूं। गुरुजी समझ जाएंगे, अच्छा कल तुमने उच्चारण करने में 2 बार गलती करी है, अच्छा वापस उच्चारण करो। राम कुमार ने राम शब्द पढ़े, एक जगह फिर गलती हो गई। अब कहेंगे चल तुम द्वेनयिक नहीं हो, अब तुम क्या हो? एकानयिक हो। तीसरे दिन फिर मुझसे पूछेंगे कौन हो? मैं कहूंगा साहब एकानयिक हूं। अच्छा कल एक बार गलती करे, इसका मतलब अब और पढ़ो, मैंने कोई गलती नहीं करी तो मेरा नाम भी नहीं रखा जाएगा। परीक्षा का सवाल सुनिएगा सर वापस से, फनी बोए, एक अशुद्धि करने वाला एकानयिक होता है, 2 अशुद्धि करने वाला परीक्षा में पूछेगा हम द्वेनिक बताएंगे। इसी प्रकार आगे संख्या लिखते जाना, एकानयिक नयिक नयिक जोड़ते जाना। अब सुनो भाई, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न आता है, कई लोग समझ ही नहीं पाते, आपने रटा भी होगा लेकिन फिर भी आप लोगों से बैठता नहीं है। याद रखना सर, ये जो पारायण किया जाता है इसके 3 तरीके हैं। सुनना, आप लोग करते हैं पारायण, आपके पढ़ने का तरीका, आप किसी भी चीज को रटते हो तो कुछ लोग तो क्या आर से पार रटते हैं, जैसे राम 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 पूरा पढ़ते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं टुकड़ों में पढ़ते हैं, और कुछ लोग अलग अलग स्टाइल से पढ़ते हैं। कुछ लोग गागा के पढ़ेंगे, कुछ लोग रो रो के पढ़ेंगे, कुछ मजबूरी में पढ़ेंगे, कुछ अच्छे मन के साथ पढ़ते हैं। तो ये जो पारायण का काम किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जाता है, यानी किसी भी शब्द रूप, धातु रूप, सूत्र आदि को याद करने के तरीके 3 हैं। और यहां से एक प्रश्न आपका जरूर बनता है, कैसे? तो एक तो होता है साहब किसी भी सूत्र को या किसी भी आप चीज को, यानी कोई मंत्र है, श्लोक है या पाठ है, जिसका भी पारायण करोगे, कोई मंत्र हो सकता है, कोई श्लोक हो सकता है या कोई पाठ हो सकता है। जब हम पूरे के पूरे को 5 बार पढ़ते हैं, समझना मेरी बात को, जैसे हम एक मंत्र ले लेते, श्लोक ले लेते हैं, श्लोक, आपने पूरे श्लोक को एक बार पूरा श्लोक पढ़ा, फिर दूसरी बार पूरा श्लोक, फिर तीसरी बार पूरा श्लोक, पूरा श्लोक, पूरा श्लोक। इस प्रकार से जब किसी पूरे ही पाठ को पढ़ा जाता है तो उसको तो अध्ययनम कहते हैं। अब 5 बार पाठ पढ़ा तो पंचक अध्ययनम है, 4 बार पढ़ते तो चतुर अध्ययनम हो जाता। तो सर किसी भी पाठ को आर से पार पढ़ना अध्ययनम के साथ आता है। जैसे 5 बार पढ़ा पूरे पाठ को आर से पार, तो वो पंचकाध्ययनम कहलाएगा। लेकिन सर आप उस श्लोक में आए हुए शब्दों को 5 बार पढ़ते हैं तो वो सर वारम कहलाता है, यानी पंचवारम कहलाता है। उदाहरण के लिए राम शब्द रूप आपको याद करना है, राम शब्द का पारायण करना है। आपने राम रामो रामा रामम रामो रामान प्रथमा से लेकर संबोधन तक पढ़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो आप क्या कहलाएंगे? पंचकाध्ययन कहलाएंगे। लेकिन राम शब्द रूप याद करते समय आप एक एक शब्द को ही बार बार पढ़ रहे हो, राम 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 रामो 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 रामा 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 रामा, तो एक एक शब्द को बार बार पढ़ना, ये क्या कहलाता है? पंचवारम कहलाता है। और सर आप 5 तरीकों से पढ़ते हैं, 5 अलग अलग स्टाइल में पढ़ते हैं, तो आपके पीछे रूपम लग जाता है। यानी मंत्र या श्लोक को 5 प्रकार से या 5 तरह से पढ़ना, वो आपका पंचरूपम कहलाता है। तो आर से पार पढ़ने के साथ अध्ययन जुड़ता है, एक एक शब्द को बार बार पढ़ना आपका वारम होता है, और 5 स्टाइल से पढ़ना या अलग अलग तरीकों से पढ़ना आपका रूप होता है।
मैं पाठ को 5 बार पढ़ा तो मैं पंच का अध्ययन किया। मैं एक एक शब्द को पाठ के एक एक शब्द को 5-5 बार पढ़ता गया, पंचवारम कहलाएगा। मैं एक ही पाठ को 5 स्टाइल में पढ़ा तो फिर मेरा नाम पंचरूपम कहलाएगा। अच्छा, पारायण क्यों करते हो? क्योंकि हमें याद करना है, इसका मतलब रटना है। तो ये विधि भी आपके कंठस्थीकरण और रटने पर बल देती है। नीरस शुष्क विधि है, इसलिए इसका भी अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाएगी। ये भी आपका याद रखना भाई, परीक्षा में एक बार प्रश्न आया था, हो सकता है आपका ध्यान इस पर नहीं गया हो कि पारायण क्यों करवाया जाता है। तो याद रखना, ज्ञान के स्थानांतरण के लिए पारायण होता था, क्योंकि याद बार बार पारायण करने के बाद में बच्चे इस चीजों को सीख लेते थे और सीखने के बाद में फिर दूसरों को सुनाते थे। पहले चेला ही गुरु हो जाता था। अरे गुरुजी चेल बच्चों को पढ़ाते थे, शिष्यों को, फिर शिष्य आगे जाकर गुरुजी होते थे। तो पहले सुनते थे, फिर बाद में सुनाते थे। तो ज्ञान का स्थानांतरण होता था, ट्रांसफर होता था। चौथी विधि पढ़ते हैं साहब, प्रश्नोत्तर विधि। ये दोनों ही विधि आपको प्रश्न देंगे। सूत्र विधि से भी प्रश्न आता है, पारायण से प्रश्न आता है। अब देखो साहब, ये मौन वाचन खूब पढ़ा दिए मैंने, जब आवश्यकता अनुसार आगे आएगी और चर्चा करेंगे। धीरे रखो आप लोग सब, और क्लास को हमेशा आगे बढ़ाया करो। जितना प्यार प्रेम आप देंगे उतना ही प्यार प्रेम में देके जाऊंगा। और जो अभी भी 600-700 लोगों ने क्लास को लाइक किया नहीं, मुझे दिख रहा है साहब सभी, तो वो सभी लोग 800 लोगों ने क्लास को लाइक नहीं कर रहा। आप माना कि आप लोग सब पढ़ने में कहीं ना कहीं खो गए हैं, पर थोड़ा सा क्लास को लाइक करो ताकि बच्चे अपने आप जुड़ते जाएंगे। अगला है सर प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर का मतलब है कि प्रश्नों के माध्यम से व्याख्यान होता था। गुरुजी प्रश्न पूछते जाते थे, बच्चे जवाब देते जाते थे। इस माध्यम से भी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाती थी। हालांकि प्रश्नोत्तर विधि का प्रवर्तक कौन है? सुकरात है। छात्र सक्रिय रहते हैं, तर्क चिंतन आदि का विकास होता है। नॉर्मल सी बात है कि पहले प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होता था, यहां से विशेष प्रश्न नहीं आता है। आगे है वाद विवाद। एक चीज को आपने रट लिया सर, बच्चों को रट लिया गया, लेकिन पता चला कि ये तो रटा हुआ, समझा ही नहीं। तो समझने का ज्ञान करने के लिए कि आपने कोई भी चीज याद की है वो अवबोध तक पहुंची कि नहीं पहुंची, तो तर्क शक्ति विकास के लिए और भाव प्रकाशन और स्वाध्याय के लिए सर ये भी आई हुआ अंडरलाइन कर रखा है, समझ जाना इसको। ये भी आपकी परीक्षा में आया हुआ सवाल है कि बच्चे की तर्क शक्ति का, चिंतन का, मनन का, स्वाध्याय का और अभिव्यक्ति के विकास के लिए किस विधि का सहारा लिया जाता था। आपका जवाब होना चाहिए सर वाद विवाद, क्योंकि वाद भाषण भले रटा हुआ हो सकता है, वाद विवाद रटा हुआ नहीं हो सकता। इसी वाद विवाद को आप दूसरी भाषा में शास्त्रार्थ भी कह सकते हैं। इसी वाद विवाद को हम क्या कह सकते हैं? शास्त्रार्थ। तो भैया शास्त्रार्थ तो वही करेगा जो बंदा सीख के आया हो, ऐसे उठ करके आने वाले लोग शास्त्रार्थ नहीं करते हैं। तो ज्ञान को अवबोध तक ले जाने के लिए पहले वाद विवाद का सहारा लेते थे और स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास भी, क्योंकि बच्चा वाद विवाद का सहारा तभी लेगा जब उसको बात समझ में आएगी, और बात को समझने के लिए घर जाकर के वो गूढ़ उसका अध्ययन करेगा। घर जाकर के अध्ययन अपने विवेक से अध्ययन करेगा, तभी तो उसका नाम स्वाध्याय कहलाता है। आगे देखो सर, अगली विधि है छठी विधि, व्याख्या विधि। आपने सूत्र विधि से बच्चे को ज्ञान दिया, पारायण विधि से बच्चे ने बार बार उसका रिपीटेशन करके उसको याद किया। आवश्यकता पड़ने पर अब गुरुजी क्या करने वाले हैं? व्याख्या, यानी किसी भी विषय वस्तु को, जटिल विषय वस्तु को, कठिन विषय वस्तु को, जो बहुत उलझी हुई विषय वस्तु है, जो बच्चों के आसानी से समझ में नहीं आएगी, केवल याद करने रटने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसके सरल रूप रखने के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए अध्यापक व्याख्या का सहारा लेता है। अभी इसको ज्यादा मैंने यहाँ नहीं उधेड़ा, क्योंकि इसकी व्याख्या आगे डिटेल में बहुत की गई है। तो व्याख्या विधि क्या है सर? व्याख्या विधि किसी भी जटिल विषय को सरल बनाने का एक उपाय है। बात समझ में आ रही है? तो ये व्याख्या विधि है, और व्याख्या का सहारा कौन लेता है? शिक्षक लेता है। किस पर बल देते हैं? इसके अलग अलग अंग कौन से, वो आगे लिखा है, इसलिए मैंने यहां लिखा नहीं है। आगे देखिए सर, 7वां प्रश्न, ये देखो इसी का वापस लिख रखा है। कहते हैं कि व्याख्या का उद्देश्य क्या है? याद रखना, यहां से भी एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आता है भाई, सुनिएगा। व्याख्या का उद्देश्य होता है अर्थ का विस्तार करना, अर्थ स्पष्ट करना, भाव स्पष्ट करना, किसी भी बात की समस्या के समाधान के लिए और काठिन्य निवारण के लिए उपयोगी होता है। किसी भी शब्द का अर्थ समझाना हो, वाक्य का अर्थ समझाना हो, श्लोक समझाना हो, तो अध्यापक हमेशा व्याख्या का सहारा लेता है। याद रखना, बाइनिंग एंड बाइनिंग ने कहा कि गद्य पद्य, नाटक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी के लिए एक ऐसी उपयोगी विधि आपकी व्याख्या विधि होती है जिसके बिना अध्यापक का जिंदगी में कभी काम ही नहीं चलता है। अब परीक्षा के सवाल सुनो सर। व्याख्या विधि एक प्रवचन विधि है। छात्र ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आप बच्चों के पास में केवल सुनने का ही काम होता है, क्योंकि जब से आता है बक तो मास्टर ही करता है। आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि समय जो आप इस तरह हाथ लगा करके जो मुझसे सुन रहे हैं, और मैं जो आया जब से बकबक करे जा रहा हूं, ये जो पढ़ाने की शैली है ये व्याख्या शैली ही होता है। व्याख्या विधि में हमेशा सक्रिय कौन रहता है? अध्यापक रहता है। और अध्यापक का जोर, ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है,
अंडरलाइन, अंडरवुड, माय लॉर्ड की विशेष जोर किस पर रहता है सर? व्याख्या करते समय अध्यापक भाव समझाना चाहता है, कहने का मतलब क्या है ये समझाना चाहता है। इसलिए परीक्षा में कई बार प्रश्न आया और आपको हमेशा इसका जवाब देना है कि व्याख्या विधि में भाव पक्ष या भावार्थ पर बल दिया जाता है। ये सर एक पक्षीय है। एक पक्ष का मतलब केवल एक ही की चर्चा करती है, या हमेशा शिक्षक ही सक्रिय रहता है। सारी की सारी व्याख्या की जिम्मेदारी, सफलता की पूरी जिम्मेदारी और सारा का सारा व्याख्या में कार्यक्रम व्याख्यान का केवल अध्यापक करता है, इसलिए इसको एक पक्षीय कहते हैं और शिक्षक ही सक्रिय होता है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो बेचारे गूंगे की तरह चुपचाप कान खोल के मूक दृष्टा की भांति, मूक का मतलब गूंगा है, आंखें तो दी भगवान ने लेकिन बोल नहीं सकता, तो मूक दृष्टा की भांति, इसलिए छात्र क्या रहते हैं? निष्क्रिय। अब एक बात बताओ, सक्रिय रहना चाहिए छात्र को, जबकि रहता है बेचारा मास्टर। आई बात समझ में? जब आया अध्यापक तब से व्याख्यान का सहारा लेता है तो कक्षा में नीरसता का वातावरण होता है। जैसे नीरसता आती है, बालक का शिक्षक से, शिक्षण कार्य से ध्यान हटता है, अनुशासनहीनता होती है। सर शिक्षक शास्त्रीय है, होना चाहिए था बच्चे को, और ये सारा का सारा जो काम है वो भावार्थ पर दिया जाता है। इसलिए सर याद रखना कि ये अपने आप में कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों? क्योंकि इसके केंद्र में कौन होता है? शिक्षक होता है। यहाँ छात्र निष्क्रिय होता है, शिक्षक सक्रिय होता है। होना चाहिए किसको और हो रहा है कौन? जैसे मैं आया हूं तब से बके जा रहा हूं और आप ठमक ठमक देख ही रहे हैं, आपके पास में कुछ है भी नहीं। अब यहां से एक प्रश्न हमारा और निकालते हैं। परीक्षा का सवाल पहले रख देता हूं। कहते हैं व्याख्यान के अंग कितने हैं? तो व्याख्यान के सर 6 अंग होते हैं। परीक्षा का सवाल है। दूसरा सवाल, व्याख्यान के वो 6 अंग कौन कौन से हैं? तो लिखा है सर व्याख्यान के 6 अंग होते हैं पदच्छेद, पदार्थ उक्ति, विग्रह और वाक्य योजना, आक्षेप और एक होता है समाधान। यही आपके व्याख्यान के षड्विध अंग कहे गए हैं। आगे चर्चा में जब सूत्र विधि के अंतर्गत इसको पढ़ाऊंगा तब और थोड़ा समझाऊंगा। फिलहाल आप सुनिएगा। सबसे पहले पदों का छेद यानी संधि विच्छेद किया जाता है। संधि विच्छेद करने के बाद में एक एक शब्द का अर्थ बताया जाता है, यानी पदार्थ उक्ति कहलाता है। यदि समास का प्रसंग हो तो जैसे संधि विच्छेद ना हो, समास हो तो समास का विग्रह किया जाएगा, और समास के विग्रह करने के बाद जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को क्रम के अनुसार, अर्थ के अनुसार जमाया जाता है। इसको हम कहते हैं वाक्य योजना। जब हम सूत्र का पदच्छेद कर देते हैं, जब सूत्र के पदों का अर्थ बता देते हैं या समास विग्रह कर देते हैं, अर्थ के अनुसार जमा देते हैं, अर्थ क्लियर हो जाता है। लेकिन बच्चों के मन में कई बार की जिज्ञासाएं, कुछ समस्याएं आती हैं, उसे हम कहते हैं आक्षेप, और अध्यापक बताइए उसका क्या करता है? समाधान। समाधान होने के साथ में व्याख्या पूरी हो जाती है। परीक्षा का वापस सवाल सुनो सर, व्याख्यान के कितने अंग हैं? आपका जवाब होना चाहिए व्याख्यान के 6 अंग हैं। परीक्षा का दूसरा सवाल सुनो, कौन कौन से 6 अंग हैं या कौन सा नहीं? ऐसा प्रश्न भी खूब आता है। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप मतलब जिज्ञासा होती है, शंका, समाधान, ये आपका 6 अंग होते हैं। लेकिन पतंजलि महोदय का नाम आपने सुना होगा। अगला प्रश्न सुनिए। व्याख्यान के सामान्य अंग 6 हैं सर, लेकिन पतंजलि नाम के आपने महाभाष्यकार का नाम सुना होगा। उन्होंने व्याख्या के केवल 4 अंग बताए हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, परीक्षा का सवाल है कि पतंजलि के अनुसार बताइए व्याख्या के कितने अंग हैं? आपका जवाब होना चाहिए सर 4। बातें तो वही हैं लेकिन कहने का तरीका बदल गया। कहते हैं कि जब सूत्र की व्याख्या की जाती है तो पहले सूत्र की चर्चा की जाती है। चर्चा का मतलब सूत्र को तोड़ना, जोड़ना, उसका अर्थ बताना। तो सूत्र का अर्थ बताना तो क्या है? चर्चा करना है। उसके बाद में हम सूत्र पढ़ाने के बाद उसके लिए उदाहरण देते हैं, तो वो उदाहरण देना दूसरी प्रक्रिया है। और फिर सर कई सारे अपवाद नियम आ जाते हैं। अपवाद नियमों को बताना सर प्रति उदाहरण है। ये चौथी लाइन आपके समझ में नहीं आई होगी, मैं समझा देता हूं। कई बार सूत्रों की व्याख्या करते समय कुछ शब्द उसमें लिखे ही नहीं होते, फिर भी अर्थ में रख दिए जाते हैं। जैसे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, हल अंत्यम, अंतिम हल की खाली स्थान छोड़ दिया। तो सर कई बार सूत्र की व्याख्या करते समय, चर्चा करते समय कुछ ऐसे अर्थ होते हैं जो शब्द उस सूत्र में नहीं होते, तो वो दूसरे सूत्रों से लेकर के आ जाते हैं। दूसरे सूत्र से किसी वाक्य का या शब्द का अध्याहार यानी ग्रहण कर लेना वाक्य अध्याहार कहलाता है। यानी सूत्र में अर्थ करते समय किसी दूसरे सूत्रों के भी शब्दों को ले लिया जाता है। तो सूत्र का अर्थ बताना, चर्चा करना, उदाहरण देना, अपवाद बताना, और लास्ट में सूत्र के अर्थ को पूरा करने के लिए जो अनुवृत्ति आप लेते हैं, दूसरे सूत्रों से अर्थ ले लेते हैं, उसको वाक्याध्याहार कहते हैं। चर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण और व्याख्याधारी व्याख्या के 4 अंग हमारे आदरणीय भगवान पतंजलि ने बताए हैं। अब जो व्याख्या विधि होती है,
हालांकि इसके सोपानों से संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षा में यहाँ नहीं पूछा जाएगा, आपसे विश्वास रखें, है कि नहीं। तो ये सब केवल किताब को पूर्णता देने के लिए, नोट्स को पूर्णता देने के लिए कहा है। केवल पढ़ देता हूं क्योंकि ऐसे शादी में आप पढ़ेंगे वहां काम आता है। व्याख्या में कैसे कैसे चलते हैं, सबसे पहले विषय वस्तु का निर्धारण होता है, जहां समस्या है जिसकी व्याख्या करोगे उस विषय वस्तु का निर्धारण करेंगे। फिर व्याख्या कैसे कैसे करनी है सर, उसकी योजना बनाते हैं। योजना के अंतर्गत पहले पूर्व ज्ञान कितना है, बच्चे कितना जानते हैं, हम क्या सिखाना चाहते हैं, और उसकी रूपरेखा बना के उसका उदाहरणों का स्थान कि यहां यहां देना है। तो सबसे पहले विषय वस्तु, इसकी व्याख्या करूंगा, उसके बाद व्याख्या कैसे करूंगा उसकी योजना बनाऊंगा, फिर व्याख्या को प्रस्तुतिकरण, तीसरा सोपान यानी उसको प्रस्तुत करूंगा। प्रस्तुति यानी व्याख्या करने के साथ में फिर लास्ट में एक बार उसको दोहरा दूंगा यानी सारांश, और बच्चों ने कितना जाना उसका मूल्यांकन। तो व्याख्या के 5 सोपान है। यहां से आपका कोई प्रश्न संस्कृत में नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास करना। अब देखो सर, व्याख्या जो विधि होती है उसमें कुछ अच्छी और बुरी बातें भी हैं। अच्छी बातें क्या है, अध्यापक की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, क्योंकि अध्यापक को बढ़ास निकालने का पूरा टाइम मिल जाता है ना, और आसान भी है। कह दिया, सुना दिया और चल दिया, आगे बढ़ गए। कम समय में ज्यादा ज्ञान दिया जा सकता है, ये ज्ञान का दर्पण है। मास्टर जी कितना जानता है इसका सारा व्याख्या में पता चलता है। भावार्थ और स्पष्ट जटिलता दूर हो जाती है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। विषय ज्ञान की दृष्टि से भी अच्छी विधि है। शब्दों का और वाक्यों का, श्लोकों का अर्थ बताने के लिए उपयोगी है। समय की बचत होती है, धन पैसा लगता नहीं है, मेहनत कम करनी पड़ती है, तो तीनों की बचत होती है। एक ही समय में या एक साथ बहुत सारे बच्चों को समझाने के लिए भी आपकी विधि उपयोगी है। गद्य पद्य नाटक व्याकरण सभी स्तरों पर यह काम आती है। इसलिए परीक्षाओं में जब भी हम कई बार आपको पढ़ाते हैं ना, तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं। 2 शब्द होते हैं सर आपके, एक तो होता है सर्वश्रेष्ठ विधि और एक होती है महत्वपूर्ण विधि, और दोनों में दिन रात का अंतर है साहब। जैसे चूहे मारने की दवा सर्वश्रेष्ठ नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि चूहे तो उसी से मरेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो सर्वश्रेष्ठ होती हैं। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है जिसमें कोई दोष ना हो, महत्वपूर्ण का मतलब है जो बहुत जरूरी हो। तो याद रखना सर, व्याख्यान विधि या व्याख्या विधि एक महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है। अच्छी विधि नहीं है लेकिन जरूरी विधि है। इसलिए क्योंकि गद्य पद्य नाटक अनुवाद सब जगह पढ़ाते समय शिक्षक ये काम आती है, इसलिए यह आपकी एक महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है सर, ध्यान रखना इस बात को। अब दोष क्या क्या है, आखिर व्याख्यान की विधि में प्रॉब्लम क्या है। तो मोटी मोटी प्रॉब्लम है कि इसमें जो सारा का सारा केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है, शिक्षक होना चाहिए सर छात्र को। सक्रिय कौन होता है, शिक्षक होना चाहिए किसको, छात्र को। निष्क्रिय रहता है छात्र, अरुचिकर है क्योंकि बच्चों का कुछ काम ही नहीं, बेचारे सुनते रहते हैं। एक पक्षीय है क्योंकि अध्यापक ही सक्रिय रहता है। सैद्धांतिक पक्ष का मतलब होता है जो बात बतानी है केवल उसी बात की, बाकी अवान्तर कोई बात नहीं की जाती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है, इसलिए क्योंकि सक्रिय रहता है, ये निष्क्रिय रहता है। निम्न स्तर के लिए अनुपयोगी, छोटे बच्चे को व्याख्या के द्वारा आप नहीं समझा सकते, व्याख्या करोगे तो भाग जाएंगे। जैसे अभी इस समय कुछ लोग कह रहे हैं सब ऊपर से ही जा रहा है, इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि है लेकिन आवश्यक और महत्वपूर्ण विधि है। ये आपकी परीक्षा का सवाल है। कई बार टेस्ट सीरीज मैंने आपसे डाला था कि बताइए संस्कृत शिक्षण के क्षेत्र में सभी प्रकार के शिक्षण, गद्य पद्य नाटक अनुवाद आदि में एक महत्वपूर्ण और सर्व प्रचलित विधि का नाम बताइए। सर्व प्रचलित का मतलब सर चाहे गद्य पढ़ाओ, पद्य पढ़ाओ, नाटक पढ़ाओ, अनुवाद पढ़ाओ, सब जगह काम आने वाली और एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण विधि का नाम क्या है। तो ये परीक्षा का सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ होना और महत्वपूर्ण अलग अलग चीज है। तो सर सभी प्रकार के गद्य पद्य नाटक आदि में काम आते हैं, इसलिए सर्व प्रचलित है। इसके बिना अध्यापक का कहीं काम चलेगा ही नहीं। काठिन्य निवारण आपको हर तरह से करना पड़ता है, इसलिए उसके लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण विधि है। परीक्षा का सवाल है, याद रखना इसको। अगला लेते हैं साहब, कथा कथन विधि। कभी कभी अध्यापक बच्चों में रुचि जागृत करने के लिए, किसी भी शब्द वाक्यकार समझाने के लिए कथा का सहारा भी लेता था। रुचि बनाना, जिज्ञासापूर्ण, रोचकपूर्ण बनाने के लिए और नैतिक विकास के लिए कई बार कथा भी बांस देता था मास्टर जी। तो यहां से कोई विशेष प्रश्न नहीं आता, इतना सा आता है कि बच्चों में शिक्षण कार्य की रुचि के लिए, नैतिक और संस्कार शिक्षण के लिए किस शिक्षण किन का प्रयोग किया जाता था, तो कथा का। प्रश्नोत्तर विधि दोबारा आ गई है, आगे बढ़ते। कक्षा नायक विधि। कक्षा नायक विधि का मतलब होता है सर, कक्षा में अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा के किसी एक बालक को जो अध्यापक के समान योग्यता रखता है उसको मॉनिटर बना करके चले जाते थे। यानी शिक्षक की अनुपस्थिति में गुरुजी की भूमिका निर्वहन करने वाला विद्यार्थी हो जाता था। इस प्रकार की विधि आज भी प्रचलित है, पहले भी प्रचलित थी। इस विधि का नाम है कक्षा नायक विधि। लास्ट में हम बात करते हैं व्याकरण विधि का
कहते हैं कि साहब प्राचीन शिक्षण परंपरा में, गुरुकुल परंपरा में, पाठशाला परंपरा में पहले सारा का सारा कार्य सबसे पहले व्याकरण शिक्षण से स्टार्ट किया जाता था। यानी व्याकरण को अलग से पढ़ाया जाता था, क्योंकि व्याकरण भाषा का प्रवेश द्वार है। बिना व्याकरण सीखे दूसरी चीजें समझ में नहीं आती थी, इसलिए व्याकरण को अलग से पढ़ाना व्याकरण विधि है। इसका पूरा अपना एक पाठ चैप्टर है, पूरा का पूरा सापान है, तो उसको चर्चा हम अलग से करेंगे। अब देखिए भाई साहब, जो ये आपने पाठशाला परंपरा पढ़ी है, आपने ये पूरी की पूरी जो गुरुकुल परंपरा पढ़ी है, इसकी कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। अब देखो, कुछ अच्छी बातें हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि पाठशाला परंपरा में क्या अच्छी बातें हैं और क्या मोटी बातें हैं। परीक्षा का सवाल आता है कि पाठशाला परंपरा के निम्न में से कौन से गुण हैं कि नहीं है। दूसरा प्रश्न आता है कि बताइए पाठशाला परंपरा के कौन से दोष हैं या कौन से दोष नहीं है। तो सर यहां से भी एक सवाल आपका बनता है, मोटा मोटा जो है आपके ध्यान में क्या रहना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। पाठशाला परंपरा में सबसे पहले काम मौखिक होता है, इसलिए ये शिक्षण सिद्धांतों के अनुरूप है। क्यों? क्योंकि शिक्षण में आज भी यही कहा जाता है कि मौखिक से लिखित की ओर जाना चाहिए। सर मौखिक में मौखिक पक्ष का ही विकास होता है, इसमें लेखन का नहीं होता, तो हर चीज साथ के साथ चलती है। कुछ गुण भी है तो साथ में दोष के भी पैदा हो जाते हैं। ये देखिए साहब, मौखिक कार्य किया तो मौखिक ही किया, फिर आपने लेखन का काम नहीं किया। स्मरण शक्ति का विकास होता है ना, लेकिन पाठ्यसहगामी क्रियाओं का कोई स्थान नहीं होता। आवृत्ति से उच्चारण के दोषों की समाप्ति हो जाती है, लेकिन कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति रटने से इसका विकास नहीं होता है। कंठस्थीकरण को प्रमुखता दी जाती है, यानी रटने को बल दिया जाता है। इससे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास बच्चे का संभव नहीं हो पाता। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान होता है, लेकिन ये शिक्षक केंद्रित है, कठोर अनुशासन है, नीरस और अमनोवैज्ञानिक विधि है। भारतीय संस्कृति और संस्कृत साहित्य के आंतरिक शोध संबंधी काम इसमें किए जाते हैं। इसी प्रकार से ये, लेकिन ये व्यवसाय उन्मुखी नहीं है, बहुत बड़ा दोष है इसका कि ये इसके द्वारा हम नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते। शिक्षण में अंतःक्रिया का भी अभाव होता है, क्योंकि सारा का सारा काम कौन करता था? मास्टर जी करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से चरित्र के निर्माण पर बल दिया जाता था, लेकिन भाई साहब साधारण और मंद बुद्धि बालक इसमें पिछड़ जाते थे। मोटी मोटी बात कहूं तो पहली बात, मौखिक कार्य से शुरुआत, इसलिए अच्छी बात है। श्रवण और भाषण कौशलों का विकास होता था, ये अच्छी बात है। शिक्षक और छात्र का संबंध बहुत गहरा होता था, ये अच्छी बात है। नैतिक और संस्कार शिक्षण का कार्य होता था, ये बहुत अच्छी बात है। पहले शिक्षण पद्धति में हमेशा आत्म अनुशासन पर बल दिया जाता था, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि संस्कृत संस्कृति संरक्षण के लिए एकमात्र विधि है जो ये काम अच्छे से करती है, ये अच्छी बात है। बुरी बात क्या है सर? केवल श्रवण और भाषण का विकास होता था, पठन लेखन का तो विकास ही नहीं होता था। यानी लेखन और पठन के अवसर ही नहीं थे। आप शिक्षण जो सहायक काम क्रियाएं होती हैं, शिक्षण सहशैक्षिक गतिविधियां होती हैं, उनके लिए कोई स्थान ही नहीं होता था। केवल रटने पर बल दिया जाता था, इसलिए तीन चिंतन, तर्क, मनन आदि का कोई स्थान नहीं होता था। आज सबसे बड़ी जरूरत होती है शिक्षा के द्वारा नौकरी चाहिए, हमको व्यवसाय चाहिए। सर पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो विशेष रूप से कुछ इसके दोष भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं, इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी हमारी जो प्राचीन विधि है सर, उसका नाम है व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें दो शब्द हैं सर, एक आपका व्याकरण और दूसरा आपका अनुवाद। यानी व्याकरण और अनुवाद के सहारे संस्कृत सिखाने की विधि का नाम व्याकरण अनुवाद विधि है। इसमें पहले व्याकरण का ज्ञान लिया जाता है, फिर व्याकरण के ज्ञान का अनुवाद के सारे अभ्यास करके संस्कृत सीखी जाती है। इस विधि का नाम ही व्याकरण अनुवाद विधि है। इसको देने वाले डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं, इसलिए भंडारकर के नाम पर इस विधि का नाम ही क्या पड़ गया? भंडारकर विधि पड़ गया। आइए सारांश रूप में परीक्षा में आने वाली प्रश्नों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं कि व्याकरण अनुवाद विधि में, यहां से भी सर बहुत प्रश्न आता है, ये परीक्षा में आपको बहुत प्रश्न देती है। सुनिएगा, इस विधि का सबसे पहला प्रश्न आया हुआ हमारी परीक्षा में कि बताइए कौन सी विधि है जिसका विकास लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति के समानांतर या उन दिनों में हुई थी। 1835 में लॉर्ड मेकाले शिक्षा नीति में एक नई शिक्षा नीति लेकर आए थे। तो परीक्षा का सवाल आ जाए कि लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति के साथ किसका विकास हुआ? आपका जवाब होना चाहिए व्याकरण अनुवाद विधि का विकास हुआ। सर याद रखना, दूसरा हमारा बहुत अच्छा प्रश्न था कि बताइए भारतीय परंपरा कौन सी है? यानी भारतीयों की देन, संसार को जो परंपरा उसका नाम है पाठशाला या गुरुकुल परंपरा। तो गुरुकुल और पाठशाला परंपरा हम भारतीयों की उपज है, जबकि ये व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि सर ये पाश्चात्य देन है, यानी विदेशों से हमारे यहाँ प्रवेश की है। विदेशों से मेरा मतलब है कि अंग्रेजी आदि शिक्षण में काम आती थी। वहां अंग्रेजी के टीचर बच्चों को पहले अंग्रेजी की सरल व्याकरण सिखाते, फिर उसका अनुवाद करवाते, ट्रांसलेशन करवाने के बाद अंग्रेजी भाषा का शिक्षण करवाते थे। तो ये भी अच्छा सवाल है, याद रखना।
पाठशाला विधि किसकी देन है? भारतीयों की। जबकि सर आपकी भंडारकर विधि किसकी देन है? ये पाश्चात्य लोगों की देन है। तीसरा प्रश्न सुनिएगा, व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? तो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं। हालांकि इनका जन्म हमारे हिंदुस्तान में ही हुआ, लेकिन इन्होंने कार्य अंग्रेजी शिक्षण में बहुत बढ़िया किया। पाश्चात्य पद्धति है और इसके समर्थक वामन सिंह रामटे, ये आपसे परीक्षा में कोई नहीं पूछेगा। अब देखो सर, अगला हमारी सेकंड ग्रेड शिक्षा विभाग का 2008 का सवाल था कि भंडारकर के द्वारा कितनी पुस्तकें लिखी गई? 2 पुस्तकें, और दोनों पुस्तकों के नाम आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। आप नाम याद रखिएगा सर, एक है संस्कृत मार्ग उपदेशिका, यानी संस्कृत का मार्ग उपदेश देने वाली, और दूसरी है संस्कृत मंदिर अंतः प्रवेशिका, यानी संस्कृत रूपी मंदिर के अंदर प्रवेश कराने वाली। ये भी हमारी परीक्षा का आया हुआ सवाल है, आपसे भी पूछेगा कि कितनी किताबें लिखी हैं? सर 2 किताबें लाजवंती जी, और दोनों किताबों में एक का नाम मार्गोपदेशिका है और दूसरी मंदिरांतर प्रवेशिका है। याद रह जाएगा आराम से। चलिए सर, प्रत्यक्ष विधि का संस्कृत में प्रयोग अभी बात करेंगे, सब पढ़ेंगे, आप मस्त रहें। चलिए साहब, अब ये विधि है क्या? तो मैं इसको ऐसे ही बता देता हूं, पीछे के सारे चलेंगे, समय खराब होता है, बात भी मैं अच्छे से नहीं कर पाता। सर व्याकरण अनुवाद विधि में 2 शब्द हैं, एक व्याकरण और दूसरा अनुवाद। कहते हैं कि पाठशाला परंपरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो सारे व्याकरण के नियम रटवाने पर बल देती है, यानी सारी अष्टाध्यायी रटो, सारी की सारी ग्रामर ही रटो। तो उसने कहा कि जब सारी ग्रामर रटवाएंगे तो रीट के विद्यार्थी पागल हो जाएंगे, इनका खोपड़ा फूट जाएगा। तो एक काम किया कि एक काम करो, भाषा सीखने का मतलब पूरी ग्रामर सीखना नहीं होता। अंग्रेजी में समाचार पढ़ने वाली जो आती है मैडम सूट वूट लगा के, उसको सारी ग्रामर थोड़े ना आती है, लेकिन उसको कम्युनिकेशन लैंग्वेज आ जाती है। तो कहते हैं इस विधि के द्वारा क्या किया हमने, व्याकरण और अनुवाद का सहारा लिया। व्याकरण में हमने व्याकरण के सरल नियम ले लिए, जटिल नियमों को छोड़ दिया। यानी 15 नियम है तो हमने 5 नियमों से जो काम चला वो नियम ले लिया। तो सर सरल व्याकरण के नियमों का ज्ञान किया। सरल व्याकरण के नियम ज्ञान करने से जटिल नियमों से बच्चा दूर हो गया। तो जटिल नियमों से जो डर लगता है, ग्रामर के नाम से जो डर लगता है, वो डर बच्चे का समाप्त हो गया। अब सरल आवश्यक नियमों को लेकर हमने उसका अनुवाद से अभ्यास करवाया। कहा कि बेटा तू अनुवाद कर, अपनी मातृभाषा से जो भाषा सीखना चाहता है उस भाषा से अनुवाद किया। उसके लिए हमने प्रथम कह दिया और एक को द्वितीय भाषा कह दिया। तो प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा और द्वितीय भाषा से प्रथम भाषा में अनुवाद का अभ्यास करवाया। फिर कभी कभी अनुवाद के समय बच्चे को दिक्कतें आती थी कि गुरुजी इसका मीनिंग क्या है शब्द का। तो गुरुजी क्या करते, शब्द को उसका ज्ञान बच्चे को दे देते कि बेटा बंदरिया नाचती है तो बंदरिया को अंग्रेजी में ये कहते हैं, संस्कृत में ये कहते हैं। इस प्रकार सर 4 चरणों में ये काम संपन्न होता था। तो कहते हैं कि केवल व्याकरण अनुवाद द्वारा सरल ढंग से पढ़ाने पर बल दिया जाता था। संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान सरल व्याकरण होनी चाहिए, लेकिन और अनुवाद के अभ्यास के द्वारा हम बच्चे को डराते नहीं हैं, आसानी से बच्चे को संस्कृत भाषा सिखा देते हैं। ये देखिए संस्कृत से अंग्रेजी और अंग्रेजी से संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद किया जाता है। मेरा जो परीक्षा का अगला सवाल है सर वो इस लाइन से है, ये भी हमारी परीक्षा की एक लाइन है कि द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित, प्राचीनतम और महत्वपूर्ण विधि का नाम बताओ क्या है। देखो प्राचीनतम भी है, महत्वपूर्ण भी है और प्रचलित भी है, लेकिन ये समझ में आया क्या आपके द्वितीय भाषा शिक्षण की क्यों बोला? द्वितीय भाषा शिक्षण का मतलब क्या है? एक भाषा हम जानते हैं वो हमारी मातृभाषा है, उसको हम प्रथम भाषा के नाम से जानेंगे। जो भाषा आप सीखना चाहते हैं सर वो आपकी द्वितीय भाषा के नाम से जानी जाती है। जैसे मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत सीखना चाहता हूँ तो संस्कृत सीखना चाहता हूँ, संस्कृत द्वितीय भाषा होगी। मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ, मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ तो हिंदी भाषा मेरी द्वितीय भाषा होगी। तो जो सीखना चाहते हो वो द्वितीय भाषा, जो आती है वो प्रथम भाषा। और ऐसे किसी भाषा को सीखने का प्रोग्राम किसी भी भाषा में सबसे पहले दुनिया में इसी अनुवाद विधि के द्वारा हुआ। पहले हिंदी के बच्चे अंग्रेजी इसी से सीखते आए हैं, अंग्रेजी के बच्चे संस्कृत इसी से सीखते आए हैं, इसलिए परीक्षा में खूब प्रश्न आता है सर आपका। ठीक है, अब आगे देखो सर इसका उद्देश्य क्या है, क्या चाहते हैं आप इस विधि से। तो इसके लिए लिखा है कि भाषा कौशल की दक्षता प्राप्त करना। अरे हम व्याकरण और अनुवाद इसलिए करते हैं ताकि हमको भाषा आ जाए। तो सर ये भी आपकी परीक्षा का एक अच्छा प्रश्न है कि भाषा आ जाए, भाषा में दक्षता प्राप्त हो जाए। अच्छा, भाषा कौशल का मतलब भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाए, भाषा के चारों कौशल हमको बढ़िया से आ जाए। इसके लिए सर आप इस विधि का सहारा लेते हैं। अब इस विधि के अंतर्गत सर हम 4 सोपानों का अनुसरण करते हैं। यह परीक्षा संबंधी अगला सवाल। परीक्षा में प्रश्न आता है कि बताइए व्याकरण अनुवाद विधि के कितने सोपान हैं? 4 सोपान है सर। मोटे मोटे 3 काम आप करोगे, लेकिन एक काम को 2 भागों में बांट दिया जाता है। मोटे मोटे 3 काम का मतलब सबसे पहले बच्चे को व्याकरण का ज्ञान दिया जाएगा, फिर बच्चे से अनुवाद किया जाएगा, और तीसरा है अनुवाद के साथ में शब्दकोश का ज्ञान। लेकिन अनुवाद के 2 प्रोग्राम हैं सर, एक प्रोग्राम प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा में और एक होता है द्वितीय से प्रथम भाषा में। तो अनुवाद 2 भागों में बट गया, इसलिए 3 की जगह सर आपके 4 सोपान हो जाते हैं।
पहला सोपान है व्याकरण पाठ करना। व्याकरण पाठ से मतलब आपने खुद नहीं कहा कि व्याकरण अनुवाद विधि है, तो मोटे काम तो दो ही होते हैं कि व्याकरण का ज्ञान दो, फिर बच्चे से अनुवाद करवाओ। तो सबसे पहले किसका ज्ञान दिया जाता है? व्याकरण का ज्ञान। और व्याकरण ज्ञान कैसे दिया जाएगा सर? बच्चे को सरल सा नियम बताते हैं, फिर नियम बता करके उस नियम की उदाहरण से व्याख्या कर देते हैं कि बेटा ये नियम है। जैसे वर्तमान काल के लिए लट्लकार का प्रयोग होता है, हसती पढ़ती खादती, तो बता दिया राम पढ़ती राम खादती इत्यादि, भाई ये नियम ऐसा होता है। तो सर नियम बताते हैं और नियम की सौधारण व्याख्या कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? बच्चे से अनुवाद करवाते हैं उस नियम के सहारे सहारे। अब अनुवाद करवाने में दो प्रकार के काम, प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा में अनुवाद। और मैंने आपसे कहा कि संस्कृत का विद्वान है और अंग्रेजी शिक्षण के लिए प्रयास करता है, इसलिए याद रखना यहाँ प्रथम भाषा संस्कृत और द्वितीय भाषा क्या रहेगी आपकी? अंग्रेजी। ये भी परीक्षा का सवाल है। अब जैसे ही प्रथम भाषा से द्वितीय में अनुवाद होगा, फिर धीरे धीरे वापस बालक को रिवर्स करवाया जाएगा, यानी अब की बार अंग्रेजी से संस्कृत यानी द्वितीय भाषा से प्रथम भाषा में अनुवाद करवाया जाता है। जैसे सीता इट्स फूड का वापस सीता भोजनम खादती। अब बच्चे को कई बार कुछ चीजों का मीनिंग नहीं आया, मैंने कहा ना, जैसे बंदरिया नाचती है, बंदरिया का पता ही नहीं सर संस्कृत में क्या है इंग्लिश में क्या है, तो उसके लिए गुरुजी शब्द को उसका ज्ञान पहले लिख देते हैं कि बेटा ऐसा है कि ये शब्द आपको नहीं आएंगे ना, तो इसको ऐसे ऐसे समझ लेना। सर हम लोग जब पहली बार अंग्रेजी सीख रहे थे, हाँ हो सकता है कि आपने संस्कृत में तो ऐसा नहीं किया हो, लेकिन अंग्रेजी जब आप सीख रहे थे तो आपको पता है गुरुजी टेंस पढ़ाते थे, और टेंस पढ़ाने का तरीका क्या था आपको ध्यान होना चाहिए। आप टेंस इसी तरह सीख के आए थे सर। सबसे पहले गुरुजी आते थे, लिखाते थे सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब में एस या ईएस और पीछे फलाना डिगड़ा ऑब्जेक्ट करके लिख देते थे। तो गुरुजी पहले नियम बताते थे, फिर एक दो नियम को उदाहरण से समझाते थे, फिर हमसे करवाते थे कि अब तुम करो, फिर हम लोग करते थे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, और लास्ट में हम कहते गुरुजी और तो सारा आ गया, पर मनिया बताओ घोड़ी ने इंग्लिश में कहीं कहना, बताओ भाई घोड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 सोपान हो गए आपके। सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्याकरण का सामान्य सरल व्याकरण का ज्ञान देंगे, उदाहरण समझाएंगे, फिर बच्चे को प्रथम से द्वितीय भाषा में अनुवाद करवाएंगे, फिर द्वितीय भाषा का प्रथम भाषा में अनुवाद करवाएंगे और शब्द को उसका ज्ञान भी देंगे। ये परीक्षा में जरूर आता है सर आपसे कि बताइए व्याकरण अनुवाद विधि के सोपान कितने हैं। तो परीक्षा संबंधी सवाल, व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम भंडारकर विधि, भंडारकर का दूसरा नाम व्याकरण अनुवाद विधि। भंडारकर को देने वाले सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। लार्ड मेकाले की शिक्षा नीति के समानांतर कौन सी विधि आई? व्याकरण अनुवाद विधि आई। कितनी पुस्तकें लिखते हैं? 2 किताबें लिखते हैं। समर्थक कौन है? वामन शिवराम आप्टे। बताइए किताबों के नाम क्या है? मार्गोपदेशिका और मंदिर आंतः प्रवेशिका। बोला साहब आ जाओ फाइनली। कितने सोपान? 4 सोपान। व्याकरण का ज्ञान दिया जाएगा, प्रथम से सेकंड में चलेंगे, सेकंड से प्रथम में आएंगे और शब्दकोश की जानकारी। अब आते हैं लास्ट हम चर्चा में, इसी में क्या अच्छी बातें और क्या बुरी बातें हैं। आओ साहब अच्छी बातों की बात करते हैं और बुरी बातें भी साथ में पढ़ते हैं। अच्छी बात यह है सर, व्यर्थ और कठिन के नियम हटा दिए, सरल नियम ले लिए तो बच्चा डरेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये सरल से कठिन की ओर, पहले सरल सरल नियम और बाद में कठिन की ओर जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात और स्थूल से सूक्ष्म की, ये सीटेट का सवाल में है, वो सवाल है कि बताइए सरल से कठिन, ज्ञात से ज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म आदि शिक्षण सूत्रों का अनुसरण व्याकरण अनुवाद विधि करती है। आपको पता हो सर व्याकरण अनुवाद विधि में एक अच्छी बात क्या है, यदि आप किताबें ले आते हैं जिनमें व्याकरण के नियम और साथ में उदाहरण, आप याद कीजिए सर 10वीं क्लास में अंग्रेजी के टीचर नहीं थे, फिर भी हम लोग पासबुक के सहारे लेकर के उसमें गोल्डन नियम पढ़ करके अंग्रेजी का पेपर दे आते थे। तो बिना गुरु के भी ज्ञान अर्जित करने की विधि कौन सी? आपकी व्याकरण अनुवाद विधि है। जबकि पाठशाला परंपरा में बिना गुरुजी के काम नहीं चलता था। या अनुवाद के द्वारा अभ्यास करवाते हैं, ये रटने पर नहीं समझने पर बल देती है कि नियम को समझो, फिर अनुवाद अभ्यास करके सीखो। सरल नियमों के द्वारा व्यवस्थित संस्कृत व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, तो ये इसकी अच्छी बात है। कम समय में अच्छा सीख लेते हो, भाषा की अपेक्षा भाषा तत्वों पर बल दिया जाता है, मतलब कर्ता कर्म क्रिया आदि पर। यह सबसे सर्व प्रचलित और प्राचीन विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण और सर्व प्रचलित विधि का नाम व्याकरण अनुवाद विधि है। लेकिन भाई साहब लेखन और पठन कौशल का भी अच्छा विकास हो जाता है, क्योंकि यहाँ काम ज्यादा अनुवाद में लेखन और पढ़ने का ही होता है। लेकिन सर ये है कि कुछ बुरी बातें भी हैं। बुरी बात क्या है? लिखने पढ़ने के चक्कर में सुनना बोलना खत्म, यानी पठन लेखन का विकास तो अच्छा हुआ, लेकिन सर यहाँ सुनने बोलने के अवसर बच्चे को बहुत कम मिलते हैं। नीरस अरोचक है और एकांकी है। यहाँ पर भी सारा काम ज्यादातर पहले मास्टर जी करते हैं, केवल व्याकरण सीखो, अनुवाद करो, व्याकरण अनुवाद, व्याकरण अनुवाद, व्याकरण अनुवाद। जहाँ व्याकरण आ जाती है सर वहां सरसता रहती ही नहीं, इसलिए इसको भी नीरस विधि कहा गया है। केवल व्याकरण अनुवाद पर ही बल दिया जाता है। अब आपने कहा कि साहब कुछ मोटे नियमों को छोड़ दो,
कुछ विशेष नियम ले लो। सर बहुत कुछ छोड़ देने पर हम भाषा पर पूरा अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। सीख तो जाएंगे भाषा, लेकिन भाषा पर जो असली कमांड होनी चाहिए, जो आत्मविश्वास पूरी भाषा को सीखने के बाद आता है, सर वो नहीं आता। और ये छोटे बच्चों के लिए भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा कभी भी ग्रामर के सारे भाषा नहीं सीखेगा। यदि उसको आप इको एंड करोगे ना तो वो साफ भाग जाएगा। तो कहते हैं व्याकरण अनुवाद के द्वारा छोटे बच्चों को आप नहीं सिखा सकते, इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि तो ये भी नहीं है। लेकिन लास्ट में जो लाइन लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। विशेष जो लाइन है सर वापस रिपीट करता हूं, शायद आप इस पर गौर करें कि ना करें, लेकिन मैं आगे फिर आपसे कह रहा हूं कि द्वितीय भाषा शिक्षण है। और द्वितीय भाषा का मतलब जो भाषा आप सीखना चाहते हो ना, दुनिया में कहीं भी चले जाओ सर, कोई भी इंसान यदि एक भाषा जो आती है उसके अलावा कोई भाषा सीखना चाहता है तो वो द्वितीय भाषा कहलाती है। और उस द्वितीय भाषा शिक्षण की दुनिया के किसी भी देश के कोने में आप चले जाओ, सबसे ज्यादा प्रचलित यानी जिसका सहारा लिया जाता है, हर जगह काम आने वाली और महत्वपूर्ण एक विधि कौन सी आपकी? व्याकरण अनुवाद विधि है। आपने अंग्रेजी में गुरुजी से टेंस भी इसी विधि के सारे सीखा था। और मैं जब कारक का नियम पढ़ा रहा था, संस्कृत सिखा रहा था, आपको सूत्र लिख रहा था, सूत्र को उदाहरण से समझा रहा था, तो दो काम तो मैंने भी कर दिया, लेकिन अनुवाद मैंने आपसे नहीं करवाया। उसका कारण है क्योंकि आप मेरे पास थे ही नहीं। आप मेरे पास होते तो मैं आपको जरूर सिखाता। आई बात समझ में? तो सर ये प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है। तो व्याकरण अनुवाद विधि का भी आपसे प्रश्न जरूर करेगा सर। बात करते हैं हम नवीन शिक्षण विधियों की। आखिर नवीन शिक्षण विधियां हैं कौन? बहुत बार आप लोग सवाल करते हैं, कहते हैं गुरुजी हमने तो पाठ्य पुस्तक विधि को प्राचीन विधि पढ़ा है, जबकि आप लोग तो इसको नवीन विधि के रूप में जानते हैं, स्वीकार करते हैं, बताते हैं। तो भैया एक बाउंड्री में लिख देता हूं, एक लक्ष्मण रेखा खींच देता हूं कि जिनका विकास 1835 की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के साथ या बाद में हुआ है, वो सारी की सारी आपकी नवीन विधियां हैं। और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के साथ साथ या उससे पहले जो विधियां हैं वो सब आपकी प्राचीन विधियां हैं। मैं फिर परीक्षा का प्रश्न रिपीट करता हूं, बताइए साहब संस्कृत शिक्षण में कौन सी प्राचीन विधियां काम आती है? एक विधि है आपकी पाठशाला और दूसरी व्याकरण अनुवाद। पाठशाला के अंतर्गत जितने विधियां आपने पढ़ी है, मौखिक विधि पढ़ी, सूत्र विधि पढ़ी, पारायण पढ़ी, कथा कथन पढ़ी, वाद विवाद पढ़ी, प्रश्नोत्तर पढ़ी, भाषण पढ़ी, कक्षा नायक विधि पढ़ी, व्याकरण विधि, वो सारी की सारी व्याख्या विधि, वो सारी की सारी प्राचीन विधियां हैं। तो सर मोटी तो दो ही हैं आपकी, और दोनों में से भी ज्यादा छांटना पड़ जाए तो पाठशाला को आप उत्तर बता दोगे। अब नवीन विधियों की बात कर रहा हूं तो 1835 के बाद में जितनी भी शिक्षा आई, तो सर किताबों का आविष्कार तो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। लॉर्ड मैकाले के 1835 की शिक्षा नीति के बाद अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि इस भारतीय ज्ञान को हम किताबों के रूप में निबद्ध करके फिर बच्चों को सिखाने का काम करते हैं। किताबें तो सर स्कूल मैनेजमेंट में आई है, गुरुकुल परंपरा के बाद या उसके साथ तो कभी किताबें देखी नहीं हमने। किताब यानी पाठ्य पुस्तक परंपरागत साधन तो है। परंपरागत साधन का मतलब परंपरा से चला आ रहा एक अनिवार्य कक्षा कक्ष के शिक्षण में जरूरी चीज तो है। परंपरागत शिक्षण समझते हो ना, शिक्षण सामग्री में परंपरागत उसको कहते हैं जो चला आ रहा है कि इनका तो होना जरूरी है। जैसे श्यामपट्ट का होना जरूरी है, कक्षा कक्ष का होना जरूरी है, शिक्षक का होना जरूरी है, छात्र का होना जरूरी है, वैसे किताब का होना जरूरी है। बिना किताब के क्या पढ़ेंगे? लेकिन ये प्राचीन विधि है, ये बिल्कुल गलत है। ये सर प्राचीन नहीं बल्कि नवीन विधि है, क्योंकि इसका आविष्कार मैकाले की शिक्षा नीति के बाद हुआ। संस्कृत शिक्षण में 1835 के बाद जो भी शिक्षा नीतियां अपनाई गई वो सब नवीन शिक्षण विधियां हैं। इसलिए पाठ्य पुस्तक आपकी प्राचीन नहीं सर, आपकी नवीन शिक्षण विधि है। मैं फिर जोर देके कह रहा हूं कि ये परंपरागत साधन हो सकता है। परंपरागत इसलिए है क्योंकि परंपरागत की परिभाषा है कक्षा कक्ष की अनिवार्य चीजें, जो कक्षा कक्ष में जिनका होना बहुत जरूरी है। पल्ले तो पड़ रहा है क्या आप लोगों को? कितने लोग आ रहे हैं इस समय लाइव? 2432। एक बार ईमानदारी से कमेंट्स करके बोलो, ये जो मैं बोल रहा हूं इतनी देर से बकबक कर रहा हूं, कुछ लग रहा है? कुछ सवाल ध्यान में आ रहे हैं? पढ़ा जरूर आपने, मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया पढ़ा होगा। पेड़ के पत्तों पर भी लिखते थे और सर उनको बकरियां खा जाती थी, फिर वहां लिखते थे अजा भक्षिता। तो आज भी जो आप महाभाष्य पढ़ते हो ना, उस महाभाष्य का लेखन भी पेड़ के पत्तों पर ही हुआ था। महाभाष्यकार भगवान पतंजलि सुसु करने चले गए। जब सुसु करके वापस आए, सुसु समझ रहे हो ना, सुसु करके वापस आए तो कुछ पत्ते उड़ गए और उनको बकरियां खा गई। इसलिए आज भी महाभाष्य में यदा कदा जब कोई नियम नहीं मिलता है तो वहां लिखा होता अजा भक्षिता, बकरी खा गई। लेकिन आजकल सर आपको भी पेन लेकर बैठते हो और हर चीज को नोट करते हुए चलते हो, इसलिए आजकल आपकी बकरियां नहीं खाती हैं। हाँ, हम जैसे गांव के जो लोग हैं ना, यहाँ कई सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जो लोग, आप लोग गांव में रहने वाले हो,
मुझे याद है सर, कई बार हम लोग भी खाट पर बैठे किताब को छोड़कर भाग जाते थे और पीछे से पता नहीं बकरी कागज खाती नहीं पर उसको मजा आता है, पेट नहीं भरता उसका, टेस्ट भी नहीं है लेकिन बकरी भी क्या करती है, कागज को खा के भाग जाती थी। फिर बकरी का मुंडा मार गाड़ गया, मम्मी हमारे किताब का फिर उसका भले कितना ही कान पकड़ के खींचे या टांग पकड़ के खींचे, लेकिन बकरी खा जाती थी। तो आज भी बकरियां तो खाती हैं कागजों को, लेकिन पहले भी खा जाती थी पत्तों को। तो सर कई बार आज भी बहुत बहुत शुक्रिया सब आपका, समझ में आ रहा है। मतलब भाई क्रेश कोर्स से क्या है कि इतना सा है कि जो चीजें आप पढ़े हो ना एक बार, अब इतना यहाँ पढ़ते, अरे 1 घंटे में आप किताब लेकर भी बैठते तो शायद इतना ही पढ़ते और कितना पढ़ते। तो यहाँ कहने सुनने से क्या है कि परीक्षा के सवाल ध्यान में आ जाएंगे। अब मैंने आपको व्याकरण अनुवाद विधि में लगभग 7 सवाल बता दिए भाई, मोटे मोटे सवाल। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका विकास किसकी शिक्षा नीति के साथ हुआ, इसके प्रवर्तक कौन है, उसने किताबें कौन सी लिखी हैं, इसमें होता क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें दोष क्या है और इसके सोपान क्या है। और भाषा शिक्षण में द्वितीय भाषा शिक्षण की सबसे वैज्ञानिक विधि, महत्वपूर्ण सर प्रचलित विधि कौन है, व्याकरण अनुवाद विधि। यही प्रश्न है, इससे बारे ना पहले कभी आया था ना आपके प्रश्न में आएगा। संस्कृत का तो कोई सवाल बाहर नहीं जाता है। इसी प्रकार पाठशाला परंपरा में भी आपसे ये प्रश्न है कि प्राचीनतम विधि कौन सी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यवसायोन्मुखी है कि नहीं है, चरित्र संस्कार की शिक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए अच्छी विधि कौन सी है, प्राचीन विधि परंपरा विधि में कौन कौन सी विधियां काम आती हैं, संक्षिप्त में बताना सूत्र विधि है, रटवाना सूत्र विधि है, कंठस्थीकरण विधि है, मनोवैज्ञानिक अमनोवैज्ञानिक, बार बार पाठ करना, पारायण है, एक बार करने वाले, एकायनिक द्वैनिक त्रैनिक कैसे कैसे पढ़े जाते हैं, तो पंचकाध्ययन, पंचवारम, पंचरूपम। फिर आगे जाकर साहब व्याख्यान का सारा लेता है, भाव पक्ष पर जोर होता है, एक पक्षीय सैद्धांतिक विधि है, छात्र निष्क्रिय शिक्षक सक्रिय, मनोवैज्ञानिक विधि है, 6 अंग होते हैं, पतंजलि ने 4 बताए, मनोवैज्ञानिक विधि है। इसी प्रकार से आगे हम तो मोटा मोटा जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ के चले जाते हैं लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आता है और हम परीक्षा का सवाल गलत कर आते हैं। तो यहाँ केवल इस क्लास का विशेष उद्देश्य यही है कि लास्ट में जाकर के जो आप 1 घंटे में पढ़ते वही 1 घंटे में मैंने आपको पढ़ाया, बस फर्क इतना कि आपका नेट में चाट गया, बोल में रहा हूं, बस आप सुन रहे हैं और उस समय आप लोग खुद पढ़ते हैं तो वो बात नहीं रहती है। तो परीक्षा संबंधी जो सवाल है, हमारे महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ निकालने का हमारा प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो बकरी की पिटाई भी करते थे, बिल्कुल करते थे तो समय भी मैंने आपका ज्यादा लिया नहीं है और ज्यादा आपको परेशान किया भी नहीं है। मैं थोड़ा परेशान हूं, ऐसा पता नहीं क्यों पर मुझे दर्द हो रहा है, मन है मेरा पढ़ाने का लेकिन बस थक गया बहुत, तो माफी चाहता हूं। लेकिन कल अपनी क्लास को थोड़ा लंबा खींच लेंगे, कल मंगलवार है ना, ठीक है, कल क्लास को मैं लंबा कर लूंगा। यदि आप पढ़ने का मन लेकर आना, थोड़ा मुझे तकलीफ है वास्तव में, परेशान हो ही रहा हूं मैं, तो कल है हाँ। और कई बार आप परीक्षाओं में सवाल करते समय ऐसा करते हो कि आप ऑप्शन छांटते समय जिस प्रश्न का जवाब आपको नहीं आता है उस जवाब में आप तुक्का लगाते हो, और तुक्का लगाते समय आप क्या करते हो, गलत वाले को टिक लगा के आ जाते हो, बाहर निकलते आत्मज्ञान होता है और अब बार है वो मैं सही कर रहे हो लेकिन गलत कर दियो। तो सर कई बार तुक्का लगाने में, हालांकि हर बार तुक्का सही नहीं जाता, लेकिन यदि आप कुछ चीजों का ध्यान रखें तो आपका तुक्का भी काम करता है। परीक्षा में हम लोग जो सफल हैं, जिनके 150 में से 150 148 सवाल होते हैं, यकीन मानिएगा सर उस हर बालक के पूरे में से पूरी चीजें नहीं आ रही होती हैं, लेकिन उसी सवाल को उसको भी नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा, पर उसका फिर भी वो सही करके आ जाता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं विशेष उसके पास में, ऐसा कौन सा जादू है, चमत्कार है, ऐसी कौन सी कला है कि वो सही करे आता है। आप 10 तुक्का लगाते हो, गलत हो जाता है, वो लगाता है 7 सही हो जाते हैं। तो इसके बारे में 2-4 मोटी मोटी बातें हैं जिनका हम लोग समझ के आगे बढ़े हैं। हम लोगों को भी कई बार परीक्षा के सवाल नहीं, जीके में नहीं आते, संस्कृत में मान लो कोई उलझ जाता था बहुत पहले जब हम पढ़ते थे, तो ऐसे प्रश्नों को फिर भी हम सही करके आ जाते थे। इसके लिए आपको पास में कुछ चीजें होनी चाहिए जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। वो आपका तुक्का कैसे लगेगा उसके लिए भी हमने परसों क्लास रखी है शाम को 9 बजे, 9:30 बजे। तो परसों यानी 8 तारीख को 9 बजे आपके लिए, 9:30 बजे आपके लिए, तो उसमें भी आप जुड़िएगा। कल मैं थोड़ा कोशिश करूंगा और आपको 2 घंटे पढ़ाऊंगा ताकि हम इसकी नवीन विधियां भी और नवीनतम विधियां खत्म करने के बाद व्याकरण शिक्षण में प्रवेश कर जाएं, वहां से और थोड़ा अच्छा मजा आएगा आपको। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। लेकिन आप लोग यदि अच्छा आपको पढ़ने में मिल रहा है, सीख रहा है, तो कल क्लास में एग्जैक्ट आप 10 बजे आ जाना और नजर उतार के आया करो। पता नहीं क्यों सरस्वती परिवार को पिछले 2-3 महीनों से बहुत नजर लगी है। बीच में मैं बीमार हुआ, थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ, फिर काम निकले, चुनाव करवाए, 10 दिन उसमें ड्यूटी लगी। तो कल मैं एग्जैक्ट 10 बजे आ जाऊंगा, आप भी 10 बजे जरूर आइएगा। जाते जाते क्लास को लाइक शेयर आप करके जाना। बहुत बहुत साधुवाद कि आप 2500 बच्चे जरूरत के मुताबिक आप मेरे साथ जुड़े हैं। कल फिर आप एग्जैक्ट टाइम पर आना। कल मैं कोशिश करूंगा और आपके साथ में 10 से लेकर रात के 11:30 बजे तक लगभग जुड़ेंगे। तब तक हमारा व्याकरण शिक्षण कंप्लीट नहीं होता, हम तब तक साफ सुनी लेंगे। और जिन लोगों ने संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, आप डाउनलोड करें।
टेस्ट सीरीज नाम मात्र मैं आपको शुल्क में दे रहा हूं, उसको पढ़ें, क्रैश कोर्स आप पढ़ें। जिस टॉपिक में आपको समस्या आती है उस टॉपिक को आप जरूर करें, बढ़ते रहें। हम 10 तारीख को संस्कृत सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें भी आप जुड़िएगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जाते जाते क्लास को लाइक शेयर जरूर करके जाना। कल 10 बजे एग्जैक्ट टाइम पे आ जाना, 10 से रात के 11:30-12 बजे मन बना के कोशिश करूंगा मैं आपको कि व्याकरण शिक्षण के पर्यंत तक हम चलें। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि। पढ़ते रहें, जागते रहें, धन्यवाद।